तो चलिए शुरू करते हैं रेत की मछली का आज भाग दूसरा। तोरू और ज्यादा खुशी से उछलने लगी, लगातार दोहराने लगी, हम पापा के पास जाते हैं, हम पापा के पास जाते हैं। मुझे लगा मैं कान बंद कर लूं, पर यातना से जमी हुई बैठी रही। जहां मिलना तय हुआ था वहां एक रेस्टोरेंट का छोटा खूबसूरत कमरा था। हल्की हल्की रंगीन रोशनी में बहुत धीरे धीरे संगीत गूंज रहा था। मेजों पर लगे लोग परिवेश से बिल्कुल निसंगत बैठे हुए धीरे धीरे बातें कर रहे थे। शोभन अभी आए नहीं थे। एक कोने में पहले ही रिजर्व की हुई 2 मेजों की तरफ शशिकांत जी हम लोगों को लेकर बढ़ गए। शोभन कोई 10 मिनट बाद पहुंचे। बहुत रूखे और औपचारिक नमस्कार के बाद बैठ गए। उनके साथ वाला परिचित आदमी उनका वकील था। बैठने के बाद एक खामोशी छा गई। तभी तोरू की आवाज आई, माँ मेरे पापा कौन है, कहाँ हैं? ऐसा लगा जैसे शोभन की शिराओं में एक कंपन हुआ हो। वे कुछ अस्थिर से हो उठे। बोलना चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाए। मैं जड़ हुई पत्थर सी बैठी रही। शशिकांत जी ने परिस्थिति को संभाला, धीरे से बोला, ठहर जा बेटे, अभी आते हैं तेरे पापा। जाने क्यों मेरी आंखें भर आई और मैंने देखा 2 पल रुककर शोभन अपनी कुर्सी से उठे और तोरू को उन्होंने बाहों में भर लिया। तोरू इस अनायास प्यार से सहस गई। उसकी बाहों से छूटने के लिए छटपटाने लगी। तभी शोभन ने कहा, मैं हूं तेरा बाप बेटा। स्वर से लगा कि वे थोड़े आर्द्र हो आए थे। तोरू ने उन्हें पापा के रूप में पहचाना तो पहले वह संकुचित हो मेरी ओर देखने लगी, फिर थोड़ी देर में सहज हो गई। मीठी आवाज में बोली, पापा तुम हो मेरे पापा। अब वे स्वयं भी अस्थिर हो उठे। उनसे सहज नहीं हुआ गया। शंकर भाई और शशिकांत जी ने उन्हें संकट से उबारा। वकील की ओर झुककर बोले, आपने कागज तैयार कर लिया है? हाँ, कागज तो तैयार है, आप देख लीजिए, कहकर वकील ने कागज शशिकांत जी की तरफ बढ़ा दिया। मोटे स्टाम्प पेपर पर बने टाइप किए हुए अक्षर क्या लिखा है उस समय चाहकर भी मैं नहीं देख सकी। कागज अभी पढ़ा जा रहा था कि शोभम के नाटककार मित्र राजहंस भी आ पहुंचे। मेरा मन और अधिक कुंठा से भर उठा। शशिकांत जी ने वह कागज उन्हें भी पढ़ाया। मैं जानती हूँ वह कागज से पहले ही पढ़ चुके होंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़ने का नाटक किया। अंत में वह कागज शशिकांत जी ने मेरे सामने रख दिया। शब्दों पर मैंने निगाह जमाई, लेकिन कुछ पढ़ा कुछ नहीं पढ़ा जा सका। आंखें तरल हो आई थी। शब्द तैर रहे थे और शब्दों के अर्थ जाने कहाँ डूब रहे थे। वैसे भी अब इन शब्दों का अर्थ मिल भी जाता तो फायदा क्या था। जब जीवन का ही अर्थ खो चुका हो तो इन शब्दों का अर्थ खोजना व्यर्थ है। कागज ज्यों का त्यों बिना पढ़े मैंने शंकर भाई को लौटा दिया। उस दिन रेस्टोरेंट के उस रहस्यमय वातावरण में एक छोटे से जीवन की अंतिम निशानी तोरू शोभन को सौंप कर मैं कैसे घर आई थी यह नहीं पता। कागजों पर दस्तखत हुए थे शंकर भाई, शशिकांत जी, श्रीमती शशिकांत, राजहंस, शोभन के वकील, मेरे और शोभन के सम्मिलित मिले हस्ताक्षरों से युक्त वह कागज आज भी मेरे पास सुरक्षित है। कानून की नीरस शर्तें किस तरह एक जीवित इकाई को अपने आप में लपेट लेती है मुझको अब मालूम हो सका। कागज में सिर्फ इतना था कि इतने दिन के विवाहित जीवन में जो तोरू एकमात्र संबंधी बची थी उसे मैं सौंपती हूँ। इस बात का मुझे हक नहीं होगा कि मैं उसे कभी भी अपनी बेटी मानूं या अपने पास रखूं। साल में एक बार उसे देखने की अनुमति होगी, लेकिन बिना यह बताए हुए कि मैं उसकी माँ हूँ। मिलने का स्थान और समय शोभन की अनुमति से तय होगा। थोड़ी सी भारी भारी क्षणों में सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ टूट गया। मैं समझ रही थी कि शोभन तोरू को क्यों इतना ज्यादा प्यार कर रहे हैं। उन्हें पता था कि माँ उसे अलग करके रख पाना दुष्कर होगा। बच्चे को लेकर सबसे पहले वे स्वयं ही रेस्तरां के बाहर आए। कार की ओर ले जाकर बोले, बेबी गाड़ी पर बैठोगी? तोरू खिल गई। तुम्हारी गाड़ी है पापा? हाँ बेटे, मेरी भी। तेरी भी, बैठोगी ना गाड़ी पर? कहते कहते उन्होंने कार का दरवाजा खोल दिया। तोरू पक्षी की तरह फुदक कर अंदर चली गई और अंदर से आवाज देती हुई बोली, तुम भी आओ ना पापा, मम्मी तुम भी आओ ना। एक गहरे सन्नाटे के बाद आशंकित तोरू ने फिर पूछा, मम्मी रोती क्यों है पापा? किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। जवाब दिया भी तो क्या जा सकता था। एक पलायन की भावना शोभन में भर गई थी। जैसे तैसे वह कार में बैठी और ड्राइवर से बोली कि घर चलो। आगे बढ़ चली। गाड़ी से आती तोरू के रोने की आवाज मेरे कानों से कलेजे तक उतर गई। मैं फूट फूट कर रो पड़ी। कुमुद चली गई, अपने कहे हुए की एक अनगुन छोड़ गई। धड़ाप से बंद हुए दरवाजे की तरफ उसका वाक्य कमरे के सन्नाटे में मेरे माथे को टकराता है। कठोर निश्चय वाली लेकिन अंदर से पिघलती कुमुद के इस छोटे एकांत कमरे में बैठे बैठे ऐसा लगता है जैसे बहुत लंबे सफर के लिए निकली हुई
बीच में गाड़ी बदलने के लिए रात को किसी छोटे स्टेशन पर उतार दी गई हूँ और यह गाड़ी दूर अंधेरे में खो गई है। यहाँ एक यात्रा समाप्त हो गई है और जैसे दूसरी अगली यात्रा की अंधेरी आधी रात अभी बाकी है। अनिश्चय के छोटे से स्टेशन पर उतार दी गई मैं सिवा स्मृतियों के बटोरने और उन्हें बार बार उलटकर देखने के अलावा क्या कर सकती थी। यथार्थ के धरातल पर पांव रखो मेरी दोस्त, कुमुद कह गई है, लेकिन धरातल है कहाँ? कहाँ रखा जाए पांव? जलती हुई स्मृतियों के राह के अलावा क्या है यहाँ? और कुछ समेट कर रखने की चाह भी नहीं है अब तो। बहुत घुमावदार जीवन के लंबे बहाव का क्या यही उपसंहार है? फिर तो बड़ा निरीह होता है जीवन गाथा का उपसंहार। स्मृतियों की राख की एक छोटी सी ढेरी और बस। कुछ जलती हुई दोपहरियों की तपन और उसासों से शुरू हुई थी यह कहानी। लू, गर्द, धूप और जलते हुए शहर के बीच नई सड़क के एक मकान के ऊपरी कमरे में कांपते हाथों से मैंने लिखा था एक खत। मेरे शोभन, आज फिर वैसी ही दोपहर है और लू चल रही है। आप आते होंगे। इस दोपहर की जलन में भी वे क्षण कितनी शांति देते हैं, लेकिन वे एक टीस भी छोड़ जाते हैं। मेरा हाल जानने आप इस धूप में भी आते हैं तो आपके स्वास्थ्य का क्या होगा, यह सोचकर कांप जाती हूँ। ने कहा कि वे हम दोनों के लिए रास्ता खोज देंगी। ईश्वर के लिए अब तक अपने आप को ऐसे न जलाइए। आपकी ही कुंतल। तब का वह पत्र विचित्र लगता है। विशेष कोई बात नहीं लिखी थी, फिर भी उस पत्र में जाने कितना कुछ भरा हुआ था। उस पत्र में संवेदनाएं थी, आशंकाएं थी। सामाजिक सूत्र ने नहीं बल्कि अनुभूतियों के सूत्र ने हमें बांध रखा था। 1954 की बसंत पंचमी का दिन था। वे चुपचाप शॉल में अपने आप को लपेटे धूप में एक आराम कुर्सी पर बैठे थे। सामने दूसरी कुर्सी पर श्रीमती आनंद के बच्चों को साथ लिए मैं अचानक वहां का ठिठक गई। मैंने देखा कि उन्होंने बार बार झुकती हुई आंखें उठाकर मुझे देखा। स्नेह स्निग्ध आवाज में बोले, बैठिए। एक क्षण के लिए मैं कुछ निश्चय न कर पाई। श्रीमती आनंद ने कहा, अरे शोभन, मैं तो भूल गई। लो, मैं परिचय करा दूं। ये कुंतल है और कुंतल ये है शोभन। मेरी आंखें जाने क्यों झुक गई थी। संकोच से कंपित मेरे हाथ जुड़ गए। शोभन ने प्रति नमस्कार किया था। जितनी देर बैठी ऐसा लगा जैसे आसपास कोई गंध सी उठ रही हो, जैसे कहीं पानी बरस गया हो और भीगी हुई मिट्टी से सुगंध आ रही हो। सुनहली धूप छेड़छाड़ जा रही थी और अधिक देर वहां बैठी न रह पाई। जैसे तैसे उठकर आ गई। दूसरे कमरे में कांपते हुए मन ने पुलक के साथ सुना था। श्रीमती आनंद पूछ रही थी, शोभन, तुम अब क्या सोचते हो? तुमने देख लिया ना कुंतन को? तुम्हारी माँ कल मिली थी और कह रही थी कि शोभन कब घर बसा ले तो जीवन सुखी हो जाए। अब तुम निर्णय करो शोभन। फिर उनका स्वर सुन पड़ा। मैंने आपसे कई बार कहा है कि मुझे आप जैसी कर्मठ स्वाभिमानी लड़की चाहिए। श्रीमती आनंद बात काटते हुए बोली, दुनिया में कहीं दो लोग एक जैसे हो सकते हैं? इसके बाद उन्होंने मेरे बारे में जाने कितने अच्छे अच्छे संबोधन किए थे। उन्होंने शोभन से यह भी कहा था कि अगर वे राजी हो जाए तो श्रीमती आनंद मेरे पिताजी से भी बात करेंगी। बात शायद आगे और बढ़ती कि तभी आनंद साहब अपने कुछ साहित्यकार मित्रों के साथ आ गए थे। बातों का सिलसिला टूट गया था, लेकिन मेरी कल्पनाओं का सिलसिला जुड़ गया था। बाद में मैंने ध्यान दिया कि उस दिन शोभन भी उस साहित्य मंडली से जल्दी ही मुक्त हो गए थे। बीए की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी। ऊब को दूर करने के लिए आनंद साहब की पत्रिका के इस कार्यालय में काम करने लग गई थी, लेकिन उस दिन इस काम में भी मन न लगा। मन उखड़ उखड़ जाता। मन तो अगले दिन भी नहीं लगा। सुनहली धूप में चादर लपेटकर बैठी आकृति द्वारा मंद स्वर में बोले जाते स्वर कानों के पास तितलियों की तरह उड़ने लगते। सवेरे से लेकर दोपहर तक मैं क्या कुछ कर पाई यह मैं स्वयं नहीं जानती। एक छोटी सी पांडुलिपि का संशोधन करना था। पहले पृष्ठ के पहले पैराग्राफ से आगे बढ़ाते ही लगता कि पढ़ा हुआ मैं भूल गई हूँ। पढ़े हुए को फिर से दोहरा पाना पड़ जाता था। खिड़की की ओर से धूप का एक शरारती टुकड़ा धीरे धीरे मेरी मेज की ओर सरकता आ रहा था। 3 बज गए थे, लेकिन काम अभी शुरू नहीं हो पाया था। सहसा अंतर के तारों को जैसे किसी ने अनायास छेड़ दिया। मैं सहम गई। दरवाजे पर शोभन खड़े थे। घबराहट में मैं उठ पड़ी। किसी तरह मेरे कंठ से शब्द निकले, बहन जी उधर हैं। वे भी शायद अचकचा गए। हल्के से आंखें उठाकर उन्होंने देखा और जल्दी जल्दी श्रीमती आनंद की तरफ चले गए। सामने रखी हुई पांडुलिपि और भी धुंधली हो गई। कुछ खो जाने की जैसी कचोट मन में उभर आई। उनका ऐसा जाना रुचा नहीं, बल्कि रोकती भी तो कैसे। तभी जैसे एक आश्वासन की तरह श्रीमती आनंद का छोटा बच्चा आया और बोला, मम्मी आपको बुला रही है दीदी। जल्दी जल्दी मेज के कागज समेट कर और अंदर आई।
हाथ में पकड़ी हुई चाय की प्याली नीचे मेज पर रखते शोभन ने भरपूर आंखों से मुझे देखा। थोड़ा सा अपने आप को चुराकर मैंने भी उनकी इस चोरी को पहचाना। बातचीत जारी थी, लेकिन बोले जाते हुए शब्दों से अधिक जो अनकहा था वह अंतर में सहेजा जा रहा था। आनंद साहब कमरे में आए। मैंने जल्दी से उठकर उन्हें कुर्सी दी और उसके बाद अंतर में सहेजी हुई उन संवेदनाओं को लेकर वहां से हट गए। बाहर लॉन में ढलती सुनहरी धूप में पक्षास के नन्हे नन्हे फूल रेशमी हवा में थिरक रहे थे। चाहकर भी वहां अटके बिना मैं ऑफिस के कमरे में आ गई। फिर बार बार आंखों से ओझल होते हुए शब्दों वाली पांडुलिपि लेकर बैठ गई। बैठे बैठे कहाँ खो गई मैं नहीं जानती। चेतना जब लौटी, जब मैंने देखा श्रीमती आनंद मेरे पास खड़ी हैं। कुंतल, उन्होंने कहा और फिर अटक गई। थोड़ी देर जैसे सोचकर बोली, कुंतन, तुमने तो कुछ भी नहीं बताया। तुम भी तो अपनी रुचि बताओ। शोभन साहित्यकार हैं, प्रतिभाशाली हैं, समर्थ हैं, योग्य हैं। तुम अपना मन खोलो तो आगे बात चले। मन की मधुरता के बावजूद जैसे यातना की एक घुटन घिर आई थी कहीं। अपने मन की मजबूरियां भी चमकने लगी। सच तो यह है कि उन मीठे क्षणों के बावजूद निश्चय के किसी छोर पर पहुंचना मेरे लिए आसान न था। संभवतः मन के इस अनिश्चय के कारण मुझे एक बार ऐसा भी लगा कि उन सबका मुझ में इतनी रुचि लेना ज्यादती है, लेकिन नहीं करने लायक मन स्थिति नहीं थी। वे कहती जा रही थी कि शोभन का भविष्य उज्जवल है, तुम सुखी हो सकोगी। घर पर केवल उनकी विधवा माँ है और वह इकलौता बेटा है। स्वभाव बच्चों का सा है। मन में स्वप्न थे, आकांक्षाएं थी। कुछ नहीं था तो निश्चय हो सकता है। संकोच ने ही निश्चय को दबा रखा हो। सूरज डूबने को हो रहा था। शाम गहरा आई थी। संस्कार पांव को घर की ओर खींच रहे थे, लेकिन अंतर्मन मुझे ढूंढे नहीं मिल रहा था। यह थी शुरुआत एक ऐसे पौधे की जो यत्न से उगता है, लेकिन यत्न से आरक्षित भी किया जा सके ऐसा नहीं हो पाता। हर रोज विश्वविद्यालय से क्लास लेकर लौटकर वे ऑफिस आते, एक क्षण जैसे भटक कर मेरी मेज की ओर निकलते और फिर श्रीमती आनंद की ओर जा निकलते। वहां से उनका बुलावा चाय के लिए आता, फिर वही चाय, वही दृष्टिपात, वही संकोच, वही मौन संभाषण। आदमी की सामाजिकता का एक पहलू शायद यह भी है कि वो पारिवारिक संलग्नता या कमिटमेंट से या तो बिल्कुल दूर भागता है और या फिर उसे ओढ़ता ही चला जाता है। और यह बात अधिक सच होती है नारी के संदर्भ में। श्रीमती आनंद की स्थिति लगभग यही रही होगी। हो सकता है कि अपने लेखक पति द्वारा सामाजिकता को बात बात कर काटते ही जीते चलने के कारण वे निर्णय ले बैठी की हो कि मेरे सामाजिक बंधन को सफल बनाकर वे उसकी क्षतिपूर्ति कर लेंगी। मैंने ध्यान दिया कि पिछले कुछ दिनों से श्रीमती आनंद अतिथि सत्कार के अपने नियमित कार्यक्रमों की भी उपेक्षा कर रही थी। बड़े प्रयत्न के बाद उन्हें मेरी हाँ मिल गई। बड़े उत्साह से उन्होंने उस दिन आनंद साहब को मेरी स्वीकृति के बारे में सूचना दी। दरवाजे पर लटकते पर्दे की हल्की फांक से चुपचाप संकुचित आंखों से मैंने देखा था। आनंद साहब ने सुना तो उनके चेहरे पर एक क्षण के लिए अपरिचित प्रतिक्रिया की परछाई तैरी थी। फिर तुरंत ही खिलकर उन्होंने श्रीमती आनंद को बधाई दी थी। वे बड़े विस्तार से कहती रही कि शादी में वे किसे किसे बुलाएंगी और क्या क्या करेंगी। तभी आनंद साहब ने उन्हें याद दिलाया था कि कुंतल के अपने माँ बाप की मर्जी भी तो जाननी होगी। कुंतल के माँ बाप की मर्जी। श्रीमती आनंद थोड़ी सी चिंतित हो उठी। आखिर वह काम भी निपटाने के लिए वे स्वयं आई थी मेरे घर। माँ से पूछा था, कुंतल के पापा कब आ रहे हैं? अभी तो आने में कई रोज हैं, माँ ने कहा था। इस पर श्रीमती आनंद ने उनका पता लेकर लिखा। फिर बहुत आत्मीयता के साथ माँ से कहा कि अगर उन्हें ऐतराज न हो तो वे कुंतल की शादी के बारे में कुछ बात करना चाहेंगे। कुंतल की शादी के बारे में? मैं वहां से उठकर जल्दी जल्दी सीढ़ियां चढ़ती हुई ऊपर अपने कमरे में आ गई थी। मुझे मालूम हुआ कि उस दिन भी उन्होंने माँ से शोभन के बारे में वही सब कुछ कहा था। माँ ने उन्हें कह दिया था कि ऐसे लड़के से शादी हो तो इसी अब से स्वयं भी चाहेंगी, लेकिन फिर भी पक्की बात तो तभी की जा सकेगी जब कुंतल के पिताजी आ जाएं और शोभन को देख लें। श्रीमती आनंद अंदर ही अंदर थोड़ी सी असंतुष्ट हो गई। उनका उत्साह कुछ टूट गया। वे आगे जाकर जब तक बात करती उनका मन कुछ बुझा बुझा सा लग रहा था। वे चलने लगी तो मैं भी नीचे आ गई। द्वार तक उन्हें छोड़ने गई। हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया तो लगा कि वे बहुत कुछ अनकहा लेकर जा रही हैं। वे दिन विचित्र होते हैं। देखते देखते अंतर्मन का न जाने कितना कुछ अनायास बदल जाता है। मैंने पाया कि मैं सहसा बदल गई। ऊपर से नीचे तक हर पांव की चाप से जैसे कुछ सब निकलने लगते। बचपन का चुलबुलापन और शरारते जाने कब गायब हो गए थे।
एक अविराम चुप मेरे ऊपर छा गई थी। चलते समय लगता कि कहीं कुछ हिल जाएगा और टूट जाएगा। मेरे चारों ओर पारदर्शी शीशे के तारों के पर्दे खड़े हो गए थे। उनमें जाने कितने स्वर थे, हर सांस से वे संवेदनशील हो उठते थे। ऐसा लगता था कि कंठ से कोई स्वर निकलते ही वह उन तारों में गुंजारित होगा और जाने कहाँ पहुंच जाएगा। एकांत, निर्बाध एकांत मेरा अपना बन गया था। कुछ भी शब्दों में न बोला जाकर भी मेरे और एकांत के बीच उन दिनों जाने कितने गोपन संवाद हुए थे। श्रीमती आनंद ने मेरे यहाँ से लौटकर पिताजी के लिए एक पत्र लिखा था। पत्र उन्होंने मुझे सुनाया भी था। उन गोपन संवादों में ही एक यह संवाद और जुड़ गया था कि इस पत्र का उत्तर मेरी चाहत का उत्तर बन गया। एक हफ्ते के अंदर पिताजी का उत्तर आया था। कुंदल के लिए इतना कुछ किया गया कि इसके लिए उन्होंने आभार प्रकट किया था और उन्होंने लिखा था कि वे स्वयं शोभन को देखकर उत्तर देंगे। पिताजी आए, अपने साथ कितना कुछ सामान लाए थे। जीजी का ब्याह होने वाला था, उनके ब्याह की तैयारियां की जा रही थी। आने के साथ पापा इन तैयारियों में डूब गए। क्या कुछ नहीं करना होता है, मेरा मन रह रहकर आतर हो उठता था। एक दिन, 2 दिन, 4 दिन, आखिर एक दिन में मैंने साहस करके पूछा, पापा, श्रीमती आनंद अपने खत के बारे में पूछ रही थी। पापा ने एक सिर्फ गंभीर हूं की और अतिथियों की सूची बनाने में व्यस्त हो गए। आशंका और आतुरता के लंबे लंबे क्षण कैसे बीते मैं नहीं जानती। दोबारा फिर मैंने वही बात छेड़ी और कहा कि वे बहुत अधिक चिंता में है मेरे बारे में। वे अंतिम रूप से लड़के वालों से बात करना चाहती हैं। ये सब कितनी यातना के विस्फोट के बाद निकले होंगे नहीं कह सकती। तभी माँ की आवाज सुन पड़ी। मन आहत हो उठा। मैं सहम गई अपने आप पर। पछतावा भी हुआ क्योंकि माँ नए जमाने को दोष देती हुई कह रही थी कि ऐसी जल्दीबाजी भी अच्छी नहीं लगती। लड़का यह नहीं तो कोई और मिल जाएगा। मैं चुपचाप ऊपर चली आई थी। लेकिन पिताजी दूसरे दिन आनंद साहब के यहाँ गए। आनंद साहब ने शोभम के बारे में सब कुछ बताया था। पापा संतोष के साथ सुनते रहे थे और तभी बात आई थी कि शोभन की जाति की, और इसी बात पर क्षण भर में सब कुछ बदल गया था। पापा ने अपनी जात से बाहर मेरी शादी करने से बिल्कुल इनकार कर दिया था। आनंद साहब और उनकी पत्नी हतप्रभ हो गए थे। वे आहत हो उठे थे। शायद उन्हें कल्पना नहीं की थी कि यह स्थिति भी पैदा हो सकती है। बहुत भारी मन से श्रीमती आनंद ने कहा कि पत्र में उन्होंने सभी कुछ साफ साफ लिख दिया था, क्योंकि शोभन से भी हाँ करा ली गई थी, इसलिए उनकी स्थिति बड़ी नाजुक हो गई थी। उन्होंने यह भी कहा कि अब तक कभी जाति का सवाल उठा ही नहीं, वरना वे इतनी गंभीर स्थिति में फंस नहीं पाते। पिताजी क्षुब्ध थे, बल्कि उनकी बातों से लगा था कि वे विजाति से शादी करने की चर्चा छीनने के कारण अपमानित महसूस कर रहे हैं। उसी क्षोभ के साथ वह उठकर भी चले आए थे। वह रात मेरे लिए बहुत बड़े तनाव की रात थी। रात भर नींद नहीं आई थी। मन जाने कितने गहरे डूबता रहा। सुबह शरीर में नस नस में तनाव था, पोर पोर टूट रहा था। मन न होने पर भी उठी, नहाया धोया, किसी तरह नाश्ता करके ऑफिस जाने के लिए नीचे उतरी। तभी पीछे से आवाज सुनाई दी। बहुत गंभीर आवाज में पिताजी मुझे बुला रहे थे। मैं ठिठक कर खड़ी हो गई। उसी तरह सधी और खुश्क आवाज में वे बोले, कुंतल, आज से तुम वहां नहीं जाओगी। मैं नहीं चाहता कि हमारी पारिवारिक शांति कोई आदर्शों के नाम पर भंग करे। मैं जड़ होकर सुनती रही। एक एक शब्द में तेजाब भरा हुआ लगा। मुझे लगा कि मेरे रोए रोए को कोई चीर रहा है। रोना नहीं आया, बल्कि टूटन का एक बादल घिरता चला गया। उन्हीं पैरों वापस लौटी और ऊपर अपने कमरे में आ गई। आशंकाएं और उत्तेजनाएं मन में घिरती घुमरती रही। फिर विवश हो मैं रो पड़ी। उस एकांत में मैं कब तक रोई नहीं जानती। माँ मेरी चारपाई के पास खड़ी थी। मुझे रोते हुए निश्चय ही उन्होंने देखा था, लेकिन उन्होंने कहा कुछ नहीं। चारपाई पर उन्होंने कुछ लिफाफे रख दिए और बोली, लिट से देखकर इन पर पते लिख देना। वे चली गई और मैं बैठी रही। बैठे बैठे निश्चय की एक धुंधली सी छाया उभरी। उसी तरह उठकर नीचे आई। बिना किसी की ओर देखे आंगन में रुककर मैंने कहा, काम पर जाना नहीं है, लेकिन हिसाब किताब संभलवाना होगा, इसलिए आज जाना ही पड़ेगा। माँ ने सुना, पिताजी ने भी सुना। उत्तर किसी ने नहीं दिया। मैं धीरे धीरे बाहर आ गई। आज वह ऑफिस पहले वाला ऑफिस नहीं था। आज वह मेरा ऑफिस नहीं था। वहां की वह धूप, वहां की हवा और वहां के वातावरण में घुली हुई स्मृतियों, वहां का कुछ तो भी मेरा नहीं था। व्यवस्था मेरे कुंठ में घुटती रही और आंखों में आंसू छलक आए। धीरे धीरे ऑफिस का सामान ठीक किया। ड्रॉयर से निजी वस्तुएं बाहर निकाली। मन फिर कचुट गया। कागज के ढेर के बीच मखमल की जिल्द पर एक रूपहला अक्षर चमक रहा था, के यानी कुंतल। कुंतल को शोभन की ओर से एक भेंट। मखमल से मड़ी शोभन की पहली किताब। 14 मार्च को संवेदनाओं की बहुत छोटी सी कथा को
उपसंहार देने के लिए ही क्या यह नीली भेंट दी गई थी? उस दिन होली थी। लाल, पीले और जाने कितने रंगों के अबीर लेकर आए उस पर्व को पहली बार एक स्नेह स्पर्श प्राप्त हुआ था। उसी दिन परिणय के प्रतीक के रूप में यह नीली भेंट शोभन ने दी थी। डूबता सूरज आसमान से धरती तक केसरिया रंग बिखेर रहा था। हंसी और रंग में डूबे हुए थे शोभन। खुद मैं साहस नहीं कर पाई थी, इसलिए रंग देकर बेबी को भेज दिया था कि वह शोभन को रंग दे। रंग से चौंक और शिकायत और कृतज्ञता मिली भावना से मेरी ओर देखा था। थोड़ी देर बाद जाने कब चुप हो वे आए। हथेलियों में रंग लगा था, विवश में प्रतिशोध नहीं कर पाए। दोनों हथेलियों का वह रंग मेरे गालों को और अधिक लाल कर गया। उस दिन का वह रंग कई रोज तक रहा और उसके बाद उतर कर भी नहीं उतर पाया। किसी चीज को रंगना कितना आसान होता है, लेकिन रंग चढ़ जाए तो क्या आसानी से उतरता है? लज्जा के उस आरक्त रंग के साथ क्या वह मखमली संवेदनाएं समेट कर रखी जा सकती हैं? रखकर होगा भी क्या, लेकिन स्नेह का प्रसाद का किसी कृतज्ञ से नहीं बल्कि फेंका गया होगा। क्या मुझे कृतज्ञ बना जा सकेगा? उस भेंट को यत्न के साथ मैंने कागज में लपेट लिया, मेज की ड्रॉयर सावधानी से बंद की और धीरे धीरे अंदर आ गई। श्रीमती आनंद पलंग पर लेटी थी। ऐसा लगा एक ही दिन में वे बीमार हो गए। उनके मन को और सम्मान को चोट पहुंची थी, इसमें संदेह नहीं। मैं धीरे से उनके पास बैठ गए। उन्होंने मेरी ओर देखा, मैंने भी उनकी ओर देखा। मैं भी कुछ न बोल सकी, वे भी मौन रहे। तभी मैंने देखा आनंद साहब शोभम के साथ अंदर आया। शोभम आशंकित तो नहीं लगे, लेकिन थोड़ा सा चकित अवश्य थे कि इस तरह बुलाए जाने का कारण क्या हो सकता है। हमेशा की तरह हाथ जोड़कर उन्होंने नमस्कार किया, लेकिन आज मुझे लगा कि प्रति नमस्कार के लिए उठते मेरे हाथ जैसे बेजान हो गए हो। किसी तरह उठकर मैंने 2 कुर्सियां उनकी ओर खींच दी। बैठने के बाद शोभन ने महसूस किया कि वहां कुछ असाधारण है। कम से कम वातावरण सहज तो नहीं है। उनके चेहरे पर एक विवश प्रश्न चिन्ह उभर आया। बहुत सावधानी के साथ आनंद साहब ने बात शुरू की। एक एक वाक्य सहेज कर बोलते हुए उन्होंने पिछले दिन जो बात बीता था उसका वर्णन किया। बात समाप्त होने के बाद वहां सन्नाटा छा गया। साहस करके हल्की सी निगाह उठाकर मैंने देखा तो लगा कि शोभम यातना की किन्हीं गहराइयों से ऊपर आने की कोशिश कर रहे हो। थोड़ी देर बाद उनका वह प्रश्न चिन्ह मेरी ओर उन्मुख हुआ। आनंद साहब बोले, कुंतल, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें भी तो कुछ निर्णय लेना होगा। मैं क्या निर्णय लूं? मुझे तो आज के बाद घर के बाहर निकलने की ही इजाजत नहीं है, मैंने भर्राए हुए गले से कहा और रो पड़ी। श्रीमती आनंद ने उठकर मुझे उठाया और बाहर चली मुंह धुलाने। आनंद साहब बोले, हिम्मत रखने से काम चलेगा कुंतल, ऐसे रोने धोने से क्या होगा? शांत होकर मैं बैठी तो बात शुरू हुई कि आगे क्या किया जाए। श्रीमती आनंद ने कहा कि मन में स्पष्ट होकर बताओ, ऐसी परिस्थिति में माँ बाप ने जो कहा है उसे बंद कर चलोगी या स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी? अगर स्वतंत्र होकर कुछ निर्णय लोगी तो निश्चय है कि साहस खोकर काम नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद मैंने मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अनाधिकार चेष्टा। थोड़ी देर के मौन के बाद फिर उन्होंने कहा, शायद तुम इसे अनधिकार चेष्टा मानो, लेकिन अन्यथा न मानो तो मैं एक बात कहूं, तुम गाय नहीं हो, पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी इच्छा के बिना तुम्हें कोई कहीं बांध दे यह संभव नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे घर में कैद कर देंगे तो मैं क्या कर सकूंगी? मैंने कहा। वातावरण और गंभीर हो उठा। गंभीरता की उसी वातावरण में एक साहसिक योजना बनी थी। उसे मैं षड्यंत्र नहीं कह सकती, उसे मैं दुस्संधि भी नहीं कह सकती। हाँ, आज लगता है कि उस योजना में दुर्भिसंधि थी, भाग्य की दुर्भिसंधि। उस योजना की संपूर्ण परिकथा अपनी पूरी नाटकीयता के साथ सावधानी पूर्वक लिखी गई थी। नाटक की पृष्ठभूमि थी उस दिन से 15 दिन बाद की वह घड़ी जब मेरी बहन की बारात आने वाली थी। उस नाटिका का अगला कदम यह था कि विवाह के उसी शोर के बीच में कमरे से बाहर आ जाऊंगी चुपचाप। बारात की हलचल में शायद ही किसी को मेरे बाहर आने का पता चले। घर के बाहर अस्त व्यस्त भीड़ से थोड़ा सा अलग मिलेंगे आनंद साहब और उनकी पत्नी। वहां से तुरंत मैं शोभन के एक मित्र के घर पहुंचूंगी। वहां मंडप पहले से ही तैयार होगा। कुछ कपड़े, सिंदूर और अंगूठी की भेंट के साथ पंडित विवाह संपन्न करा देगा। योजना प्रभावशाली थी, इसमें संदेह नहीं। उसके एक एक पहलू पर बारीकी से ध्यान दिया गया। अंततः शोभन ने एक सवाल किया सीधे मुझसे, कुंतल जी, आपने पूरी तरह सब कुछ सोच लिया। साहस आवश्यक होगा, कहीं ऐसा ना हो कि आपका साहस बीच में ही टूट जाए। वैसी स्थिति में हमारा भविष्य जो हो, आपको भी बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। योजना का एक एक चरण किसी चलचित्र की तरह मेरे मन पटल पर आ रहा था।
हर चरण के साथ आशंकाओं के बादल घिरते आ रहे थे। उस दिन का कल्पना चित्र एक क्षण के लिए मेरी आंखों के सामने तैर गया कि कैसे इस घटना की घटते ही शहर भर में एक तूफान खड़ा हो जाएगा। योजना पूरी हो चुकी थी, योजना के पात्र भी निश्चित हो चुके थे। सहसा आनंद साहब ने अपनी पत्नी से कहा कि अब थोड़ी देर इन दोनों को अकेले में एक दूसरे का मन आंक लेने दो। वे दोनों बाहर चले गए। हम आशंकाओं से लड़ते नहीं, वहीं बैठे रहे। बहुत लंबी खामोशी। शोभन ने साहस बटोर कर मेरे से कहा, कुंतल जी, मैंने जो कहा था कोई शंका हो तो अभी कह दें, ताकि हम सब मिलकर उसका कोई हल खोज सकें। संकोच या संदेह से काम नहीं चलेगा। एक बात तो बहुत देर से मेरे मन में घूम रही थी, मेरी जबान पर आ गई। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तो अपना सब कुछ छोड़कर आ जाऊंगी, लेकिन आपके घर वालों ने यदि मुझे स्वीकार न किया तो क्या होगा? एक बार आकर फिर वापस लौटना तो संभव न होगा। शोभन ने सुना और गंभीर होकर बोले, देखो कुंतल, अगर तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ और मैं उस समय तुम्हारा साथ न दे सकूं तो मुझसे अधिक कायर और नीच कौन होगा? विश्वास करो कुंतल, मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। मैं आजीवन तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। गिनती के ये कुछ शब्द जीवन की एक नई परिभाषा होते हैं, एक नया आश्वासन होते हैं। यह उस दिन मैंने जाना था। नाटक की परिकथा के इस उपसंहार के साथ शाम गहरा गई। तन मन इतने भारी हो आए थे कि कहीं उठकर जाने की इच्छा नहीं थी, फिर भी वापस लौटना ही था। अभी आशंकाओं को किनारे रखकर आशा भरी 2 अंजुलियां जोड़कर उठ पड़ी। घर तक का वह रास्ता न जाने कितना लंबा और अंधेरा महसूस हुआ। रह रहकर लगता जैसे कोई अनहोनी पीछा कर रही हो। मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा आजीवन। शब्द गूंजते और मैं संयत होकर आगे चल पड़ती। उस लंबे रास्ते के साथ साथ मेरी यातना भी बढ़ती जा रही थी। मानसिक तनाव ने थोड़ी देर से ही मेरे रक्त में ज्वार फैला दिया था। रात बिल्कुल ही नींद नहीं आई। रह रहकर प्यास लगती और ठंडा पसीना छूट जाता। सुबह मुझे तेज बुखार था। सारा घर तैयारियों में व्यस्त और बुखार और आशंकाओं से तपती हुई मैं अकेले बिना कुछ खाए कमरे में सारे दिन पड़ी रहती थी। बुखार उतर गया लेकिन मन स्वस्थ नहीं हुआ। खाना खाता और मैं अनछुआ ही लौटा देती। एक दिन सुना पिताजी क्षुब्ध होकर कह रहे थे, मर जाने दो उसको। अगर वह समझती है कि उसके भूखे रहने से हम झुक जाएंगे तो यह कभी नहीं हुआ होगा। उस अवांछित भूख हड़ताल का 6ठा दिन भी बीत गया। भूख, मानसिक तनाव, आशंकाओं और स्वजनों के विरोध से मन टूट रहा था। मन की उस टूटन से कहीं भी निष्कृत नहीं थी। स्वजनों के जिद ने मेरे निश्चय को और अधिक कठोर कर दिया था। लगता था जैसे मृत्यु के पहले मुक्ति नहीं है। टूटन और घुटन के उन क्षणों में मुक्ति का वह विकल्प बार बार आंखों के सामने नाचने लगा। मन कहता या तो कोई प्राणघात चीज हृदय से गहरे उतर जाए या फिर ऊंचे से गिरकर अपने आप को चूर कर लो। किसी तरह घसीट कर बिस्तर से उठी और बारजे तक पहुंच गई। बारजे से नीचे सड़क पर मुझे बिल्कुल असंपृक्त संसार का प्रवाह बहता जा रहा था। बस यही क्षण है मुक्ति का, यातनाओं सहित अपने आप को अव्यक्त में समाहित करने का क्षण। बस निश्चय करना होता है, अंतिम निश्चय। इस बारजे से नीचे ही मुक्ति है। लेकिन तभी समूचा दृश्य सहसा तरल होने लगा। तरल होकर धूमिल हो गया। निश्चेतना के पर्दे आंखों पर उतर आए। आत्महत्या की प्रार्थनी शरीर की टूटन से विवश मूर्छित होकर बारजे से लटक गई। कितनी देर तक वह मूर्छा में रही मैं नहीं कह सकती। सहसा जैसे अमृत स्पर्श आंखों पर महसूस हुआ। बारजे से नीचे बहते हुए उन जन प्रवाहों में वह अमृत बिंदु एक परछाई की तरह दिखाई दिया। एक क्षण के लिए लगा कि वह मेरा स्वप्न है, लेकिन वह बंद आंखों का स्वप्न नहीं था। मैं सदैव तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। शब्द गूंजा और मैंने देखा कि वहां नीचे सड़क के उस पार पर शोभन थे, मेरे आश्वासन की एक मूर्ति। मन में यह सोच नहीं पाई कि यह सत्य है या दीवा स्वप्न, लेकिन यह भ्रम नहीं था, सत्य था। सत्य के अलावा और किसमें इतनी शक्ति हो सकती है कि मन की टूटने की इस तरह सहज सहला सके। आश्वासन का ऐसा सत्य अगर अनायास आ जाए तो संवेदनाओं को इतना हल्का कर देते हैं कि व्यक्ति सहज ही मूर्छित हो जाए। लेकिन यातना के भार से मूर्छित व्यक्ति हल्केपन से जी सकता है। मैं उस क्षण में जी गए। उसी एक क्षण में मेरी जीवन शैली को नया आश्वासन दे दिया। निराहार के द्वारा जीवन की बाजी लगाई गई थी तो किस लिए? शायद उसी आकृति के लिए। तब फिर उस आकृति से अलग जीवन का उपसंहार कैसे किया जा सकता है? चेतना लौट आने के बावजूद मैं मंत्रमुग्ध वहीं खड़ी रह गई। तभी पीछे से छोटी बहन ने मुझे टोका। वह अपने ही उत्साह में थी। उत्साह के उस शिखर के नीचे आए बिना ही उसने कहा,
धूप में वहां क्या देखा जा रहा है दीदी? मालूम है इस तरह बुखार आ जाएगा। तुमने भी अपनी अजीब हालत बना रखी है। मन कठोर हो आया। मुझे लगा कि उसके उत्साह ने मुझे आहत और किसी सीमा तक आतंकित किया। क्षोभ की एक लहर ऊपर से नीचे दौड़ गई। चाहा कि उसे कोई कड़वी बात बता कह दूं, लेकिन मन को रोक गई। सिर्फ इतना ही कहा कि बहुत बोलना अच्छा नहीं लगता, अपना काम देखो। वो अचकाकर चुप हो गई और धीरे धीरे वापस लौट गई। कुछ क्षणों का वह व्यवधान भी मुझे खल गया। लौटकर देखा नीचे वहां वह आकृति नहीं थी। बहुत भारी मन लिए मैं लौट गई और पलंग पर लेट गई। जाने कितनी देर तक मैं सोई होंगी। नींद खुली तो देखा कमरे में माँ और पिताजी दोनों ही मौजूद हैं। अपने मन के निश्चय के बावजूद उनका वह उस समय होना मुझे आतंकित कर गया। सीधे आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आंखों की कोर से जो कुछ देखा उससे लगा पिताजी स्वयं भी कुछ कहने के लिए शब्द खोज रहे हैं। अपने आप को बहुत संयत करके उन्होंने गिने चुने शब्दों में फिर वही बात दोहरा दी जो अब तक कहते आए थे। हाँ, उन शब्दों में दंश पहले से कम था। उन्होंने कहा कि इतनी प्रतीक्षा के बाद हंसी खुशी का दिन आया है। घर में पहली शादी है, गाना बजाना और खुशियां होनी चाहिए, जबकि तुमने अपने आप को ही नहीं बल्कि सबको भी सता रखा है। जरा दीदी की ओर भी ध्यान दो, वो आखिर क्या सोचेगी। यही न कि तुम्हें उसके विवाह की खुशी नहीं है। माँ के स्वर में और अधिक कोमलता थी। उन्होंने जैसे पिता की बात का ही उपसंहार करते हुए कहा, कुंतल उठो और नहा धो लो, कपड़े बदलो और नीचे चलो। संभव है कि उन्होंने उत्तर की अपेक्षा की होगी, लेकिन उत्तर हो क्या सकता था। यह तो एक समझौता भी नहीं था। केवल आत्मसमर्पण के लिए ही तो यह उपवास नहीं किया था। थोड़े से अंतराल के बाद माँ ने धीमे स्वर में कहा, बताया कि रिश्तेदार आ चुके हैं, वे सब क्या सोचेंगे। रस्में होती हैं, ऐसे समय तुम्हारा यूं यहाँ पड़े रहना लोगों के लिए कैसा लगेगा। इसके बाद बहुत सावधानी के साथ उन्होंने यह भी बताया कि उनकी इच्छा है कि शादी से निपट जाने के बाद मुझे लेकर दिल्ली चली जाएंगी और इस तरह दूरी और समय का अंतराल घाव को भर देगा। संभव है कि इस तरह घाव भर दिए जाते हों, लेकिन कटा हुआ कुछ जुड़ तो नहीं करता। कैसे यह संभव होगा कि मैं अपने आप का अस्तित्व का आधा हिस्सा काट कर जी लूं, और कुछ भी हो सकता है, वह जीवन तो नहीं ही हो सकता। थोड़ी देर तक गहरा सन्नाटा छाया रहा। सन्नाटा विस्फोटक भी थी, जैसे आंधी आने से पहले घुटन बढ़ रही हो। एक क्षण के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे अंदर कोई बाहर आ गया है और मेरे अनुशासन से छूटकर बोलने लगा। शब्द तो मेरे ही थे। उस क्षण उन पर क्या प्रतिक्रिया हुई होगी यह तत्काल नहीं जान पाई थी। बहुत दृढ़ स्वर में मैंने उन्हें कह दिया था कि अगर मेरे और शोभन के बीच दीवार खड़ी की गई तो बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो जाएगी। संभव है दीदी जिस समय मंडप में हो मैं इस घर से दूर जा चुकी हूँ। वे शब्द नहीं, बाण थे। यह अब मुझे लगता है उन बाणों से विद्ध होकर व्यथित मन से पिताजी ने अस्फुट स्वर में केवल इतना ही कहा था, बस करो, अब बस करो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें जन्म दिया था ना। इतना कहकर वे माँ के साथ उठे और बाहर जाने लगे। तभी जैसे उन्हें कुछ याद आ गया, बिना मेरी ओर देखे बोले, एक बात सुन लो कुंतल, तुम्हें तो इस समय कुछ सूझ नहीं रहा है, रोमांटिक हो कि वह कवि और लेखक है, लेकिन इसलिए भी कहता हूं कि वह जो आज तुम पर अपने प्राण देता है, कल उसकी संवेदना किसी और के साथ भी हो सकती है। ठीक है पिताजी, अगर वह दिन भी आ गया तो आपके घर लौट कर नहीं आऊंगी, चाहे कहीं भी चली जाऊं। वे दो हतप्रभ खड़े रहे, फिर क्षण भर बाद धीरे धीरे नीचे उतर गए थे। उनके जाने के ढंग से लगा था जैसे उनके अंदर कहीं कुछ टूट गया हो। सारे घर में वैसी ही भयानक उदासी छाई हुई थी। थोड़ी देर बाद मैंने सुना मेरे होने वाले जीजा जी को बुलाया गया था। समस्या उनके सामने भी रखी गई थी। पिताजी उनसे बार बार पूछ रहे थे, आप ही बताइए इसे कैसे समझाया जाए, अब किया क्या जाए। जीजा जी इस समय कर भी क्या सकते थे। हाँ, उन्होंने इतना अवश्य कहा कि आपको पहले से बताना चाहिए था। बता देते तो हो सकता है कि मैं उसे समझा लेता। लेकिन थोड़ी देर बाद उन्होंने जो कहा वह सुनकर मेरे थके हारे टूटे हुए मन में भी एक पुलक भर गई। उन्होंने कहा, पिताजी यूं मुझ पे पूछिए, लड़का बुरा नहीं है, बल्कि ऐसे लड़के कम ही मिलेंगे। मैं जानता हूं उसे, अच्छा लेखक है, कई किताबें छप चुकी हैं। और फिर यह भी सोचिए, जैसा कुंतल ने कहा है, अगर कहीं वैसा कर बैठी तो क्या। वैसे आप बड़े हैं, जैसा चाहें वैसा करें। बहुत देर तक सन्नाटा छाया रहा था और उसके बाद जैसे एक विस्फोट की तरह पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा था, ठीक है, वह जीती, मैं हार गया, बुला लो उस धूर्त को, मैं बातें कर लेता हूँ। भावनाओं के अतिरिक्त बाकी सब ज्यों का त्यों ही था।
कई दिनों के उपवास के बाद अभी तक एक दाना मुंह तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी ऐसा लगा जैसे सब कुछ हरियाली से भर गया हो। हवा में सुगंध आ गई है, खोए हुए प्राण मुझे मिल गए थे। शोभन आए, उनके साथ उनकी माँ भी। जीजाजी ने जल्दी से उन्हें बैठाया। हाँ, माँ और पिताजी का असंतोष पिघल नहीं सका। उन्होंने संभवतः उन्हें नमस्कार तक नहीं किया था। मेरे आश्वासन के क्षण अभी सीमित ही थे। बहुत तेजी के साथ क्षोभ से कांपते हुए पिताजी ऊपर आए। सहसा बोले, क्या देखा था तुमने उस लड़के में? अभी भी ना कर दे बेटी, अभी संभव है। क्यों हम सबकी इज्जत धूल में मिलाने पर लगी हुई है? मैं उठ खड़ी हुई। मेरा खोया हुआ साहस लौट रहा था। मैंने कहा, पिताजी वह जैसे भी हैं मेरे हैं। इतना कहने के बाद सहसा जैसे वहां भूचाल आ गया। वे क्रोध से फट पड़े। सहसा जैसे उन पर क्रोध का पागलपन सवार हो गया। आसपास जो कुछ भी दिखा उठा उठा कर मुझ पर पटक दिया। जब कुछ भी हाथ में आया तो दोनों हाथों से मेरा गला दबाने लगे। अगर यही बात है तो यह शादी होने के बजाय मैं तेरे प्राण ले लूंगा। माँ ने किसी तरह मुझे उनसे छुड़ाया। ऊपर के इस शोर से घबरा कर जीजाजी आ गए। जैसे तैसे खींचकर वे पिताजी को नीचे ले गए। माँ मुझे उठाकर उन्हें मैले कुचैले कपड़ों में नीचे ले चली। शोभन उठकर खड़े हो गए। उनकी माँ ने आगे बढ़कर मुझे बाहों में ले लिया। आंखों में आए हुए दर्द के आंसू मैंने रोक लिए। शोभन की माँ का स्नेह उमड़ रहा था। वातावरण के दुखद होने के बावजूद उनका उत्साह उनके चेहरे पर उतर आया था। मुझे अपने पास बिठाकर उन्होंने रुमाल से जल्दी जल्दी एक डिबिया खोली। डिबिया में एक अंगूठी थी, रंगीन मीनेदार। यत्नपूर्वक कांपते हाथों अंगूठी को उंगली में पहनाकर उन्होंने मेरा हाथ अपने करीब खींचकर चूम लिया। लाज से भरे मैं सिमट गई। चाहा कि उस क्षण शोभन को नमन कर दूं, लेकिन केवल सिर नीचे झुककर रह गया। वहीं तत्काल बिना किसी औपचारिकता के रूखे स्वर में पिताजी ने सब कुछ तय कर दिया। 15 अप्रैल को कुंतल की दीदी की बारात आएगी। 16 को सवेरे मेरी विदाई हो जाएगी। 17 को शोभन 10-15 आदमियों की बारात लेकर आ जाए तो यह भी झंझट खत्म हो जाएगा। हमारा मन तो बुझ गया है, जबरदस्ती है, कर देंगे। शोभन ने उनके पांव छूने को हाथ बढ़ाए थे कि पिताजी पीछे हट गए। बोले, बस हो गया, इसकी कोई जरूरत नहीं। हल्के से आंख चुरा कर देखा। शोभन बहुत गंभीर थे, चुप। मन आहत था। बालों में उंगलियां डालकर जिस तरह वह उन्हें सहेज रहे थे, उससे लगा कि वह बहुत अस्थिर है। चलते समय शोभन की मां ने मुझे बाहों में भर लिया और माथा चूम लिया। कार्ड छपकर आ गए। कार्ड क्या, उदासी का एक पैकेट था। ज्यों के त्यों काज में लिपटे, धागों में बंधे, रसीद सहित मेज पर पड़े थे। चाह कर भी पैकेट मुझसे खोला न गया। पैकेट के साथ छपे हुए कार्डों का एक नमूना था। मैला सा हाथ में उठाकर मैं देर तक देखती रही। तभी मुझे लगा कि बैठक में कुछ अप्रिय हो रहा है। शोभन के यहाँ से कोई संदेश आया था। शोभन की माँ ने कहलाया था कि बहू के लिए कपड़े गहने खरीदने होंगे। वे उसकी पसंद के हों, इसलिए थोड़ी देर को कुंतल को साथ भेज दिया जाए तो अच्छा होगा। पिताजी सुनते रहे, फिर विरक्त होकर बोले, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा उस पर कोई जोर नहीं है। जहां जाए चली जाए, जो था वो खो गया। और मैं गई भी। बहुत दिनों बाद निकटता के वे अमूल्य क्षण मुझे मिले थे। साहित्यकार क्या जीवन से हटकर करता है और अलग करता है तो कितनी दूर। ऐसा लगता है कि बाहर आकर उस दिन मेरे मन में यह कुतूहल भी पैदा हो गया था, जिसे लोग दुनिया से अलग थलग रहना कहते हैं। वह एक प्रकार से साहित्यकार का दुनियादारी से अजनबीपन भी कहा जा सकता है। आम आदमी और कृतिकार में अंतर यही भी होता है कि जहां आम आदमी खरीदी जाने वाली चीजों को उसकी कीमत से आंकता है, वहीं कृतिकार उसे सुरुचि से तौलता है। साधारण कपड़े ही तो थे जो खरीदने थे, लेकिन उस खरीदारी में शोभन की अभिरुचि उन्हें मूल्य देती रही। कई दुकानें देखने के बाद कपड़े खरीदे गए। संकोच की दूरी धीरे धीरे एक सरल आत्मीयता बन गई थी। बीच बीच में ऐसा भी लगा था कि अगर रुचि की चीजें जल्दी न मिले तो अच्छा है, क्योंकि इस तरह स्नेह संकोच के वे क्षण अधिक से अधिक लंबे किया जा सकते थे। लेकिन उन आतुर क्षणों पर विराम आया ही। अंतिम दुकान से बाहर आते ही सामने दिखे आनंद साहब और उनकी पत्नी। मुझे भी सहसा उनका मिल जाना अच्छा लगा। औपचारिकता के बाद उनके स्वर में उलाहना भर आया। दर्द से भरकर वे बोली, मुझे तो तुम्हारे पिता ने बुलाया भी नहीं है। ठीक है, ऐसा मेरा अधिकार भी क्या है। हाँ, कुछ अरमान मेरे भी थे। चाहती थी कि उन क्षणों का आनंद मैं भी बताऊं। उलाहने ने स्नेह संकोच के मधुर खेल को इस तरह अलोड़ित कर दिया जैसे स्थिर पानी में कुछ गिर गया हो। उनके जाने के बाद मैंने देखा कि शोभन भी इन क्षणों का इस तरह उपसंहार नहीं होना देना चाहते। बड़े संकोच के साथ उन्होंने कहा, थोड़ी देर घूम लेने में कोई हर्ज नहीं होगा। उन क्षणों को और कितना लंबा किया जा सकता था। घर लौटी तो फिर वही अजनबीपन, उदासी और उपेक्षा। सबके मन खींचे हुए थे। रिश्तों में अजीब तनाव भरा था।
भीड़, शोर और मंगलमय वातावरण के बावजूद सब कुछ पराया सा लगता था। चारों ओर लोग भरे हुए थे। पड़ोस की उत्साही लड़कियां बीच बीच में गीत भी छेड़ देती थी। बाहर कनात लगाकर बने रहे पकवानों की गंध और धुएं के ऊपर छाई गहागहमी उदासीनता की इन परतों को तोड़ नहीं पा रही थी। रात उतर आई थी, गैस बत्तियां जलाई जाने लगी थी और बिजली के बल्बों वाली पट्टियों पर लिखे स्वागतम को दरवाजे पर लगाए जाने के लिए शोर मच रहा था। फूलों और पत्तियों से सजाए गए द्वार से कुछ टहनियां किसी बच्चे ने तोड़ ली थी और कुछ दूसरे बच्चों को उसे लेकर शोर मचा रहे थे। उस शोर शराबे के बीच जंगल पर लड़कियों का गीत पंख फैलाकर उड़ने लगा। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी थी ना बेटी, के हो जया वर खोजिए, तारिया बिच्चो चांद सा बर खोजिए। सीढ़ियों पर पांव ठिठक गए। जोर शोर को और अधिक शोर बनाते हुए भी वह गीत मेरे लिए शोर नहीं था, वह अपना मेरा मन था। चंदन की ओट नहीं, समूचे संसार की ओट ले जाने को जी चाहा। कहाँ खोज लूं अपना एकांत जहां मैं केवल रहूं और मेरे तारों के बीच वह चांद। मन भर गया। ऊपर आई और कमरा अंधेरा पड़ा था, लेकिन छत पर बहुत कोमल उजाला फैला हुआ था। उजाला आकाश से धीरे धीरे उतर पड़ा था। नीले भूरे आकाश पर चांद लटका हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कुछ बोलना चाहता है और बोलने के लिए अभी चुपचाप नीचे उतरेगा और नीचे उतरकर मेरे कंधे पर आ बैठेगा। संदेश लाने वाले किसी धवल कपोत की तरह हवा के हल्के थपोड़ों के साथ नीचे का गीत सुनाई दे रहा था। तारियां किंचो चांद सा बर खोजिए। एकांत में उभरते अनेक चित्रों में एक चित्र उभर आया, आनंद दंपति का। मुझे ऐसा लगा कि उनकी उपेक्षा मेरी अपनी कामनाओं की उपेक्षा है। तारों के बीच चांद की एक खोज का अध्याय लिखा हो तो उन्होंने ही था। उनके उपसंहार पर उनके बजाय केवल शून्य रख दिया गया। मैं सोच सोच कर थक गई। चांद को छूता हुआ बादलों का एक नन्हा सा टुकड़ा तैरता चला जा रहा था। मेरी आंखों में नींद भर आई थी। अंधेरे कमरे में आई और बिना बत्ती जलाए चुपचाप पलंग पर लेट गई। मन ही मन एक निर्णय और किया कि कल जैसे भी हो आनंद साहब के यहाँ जाना होगा और इस अवहेलना के लिए निजी तौर पर क्षमा मांगनी होगी। अगले दिन आनंद साहब के यहाँ पहुंची तो ऐसा लगा जैसे मैं वहां अजनबी हूँ। किसी तरह अंदर गए। स्टडी में आनंद साहब मेज पर झुके हुए लैम्प जलाए कुछ लिख रहे थे। मेरी आहट से उन्होंने सिर उठाया और खिल गए। कलम नीचे रखकर बोले, अरे कुंतल, कैसी हो भाई, इधर आने की इजाजत कैसे मिल गए? मैंने आभार सहित उन्हें झुककर नमस्कार किया और सामने कुर्सी खींच कर बैठ गए। मेरा मन अब भी आहत और उदास था। मेज पर सिर झुकाए हुए मैंने बताया, अपनी एक सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आए हूँ। पापा ने आपको निमंत्रण नहीं भेजा, इसका मुझे गहरा दुख है। आपसे क्षमा मांगने आई हूँ। सहेली के यहाँ जाने का बहाना करके आना की बात एक क्षण बाद ही कुछ अस्वाभाविक सी लगी। झुके हुए लैम्प की रोशनी उनके चेहरे के निचले आधे हिस्से पर पड़ रही थी। ऐसा लगा जैसे वे कुछ अस्थिर हो उठे हैं। मैं कहती रही, मुझे तो बहुत बुरा लगेगा कि ऐसे समय में आप न हो। मेरी आंखें गीली हो आई। मैंने रुमाल आंखों पर रखा तो अपने बालों पर एक स्पर्श महसूस किया। हाथ आनंद साहब का था। ये बोले, पागल हुई हो कुंतल, हमारा उसमें क्या है? तुम्हें और शोभन को तो मैं निकट ला सका, यही मेरा मन का आश्वासन है। तुम सुखी रहो, हम सम्मिलित हो या न हो, अंतर क्या पड़ेगा? कहकर वे कुर्सी से उठे और मेरी ओर आ गए। पहला आंसू शायद कठिन से निकलता है, किंतु उसके बाद अंतिम आंसू कठिनाई से रुकता भी है। मैं रोती जा रही थी। उन्होंने आतुर होकर मेरा सिर अपने बाहों से दबा लिया। स्नेह मन पाकर अब खुलकर रो लेना चाहता था। आनंद साहब बोले, पगली, तेरा मन चाहा तो हो गया, अब रोने का क्या काम? सच कहता हूं, तुम्हें रोकर देखकर मेरा भी मन टूट जाता है। मेरे कंधे दबाकर उन्होंने मुझे कुर्सी के तकिए से टिका दिया और जल्दी से उठकर पानी का गिलास लाए। पानी मुझसे पिया नहीं गया। रुलाई फिर फूट पड़ी। मुझे अपने कंधों की ओर खींचकर सहलाते सहलाते उन्होंने मेरे माथे को हल्के से चूम लिया। हल्की सी एक विरक्ति मन में उभरी, लेकिन दर्द के बहाव में बह गए। उसी तरह सहलाते हुए उन्होंने अचानक मुझे जोर से भींच लिया। मेरी मूंदी आंखें कुछ देख नहीं पाती थी कि सहसा उन्होंने चेहरा अपनी ओर खींचकर मेरे होठों पर अपने होठ जमा दिए। नम्र संवेदनाएं अचानक चौंक पड़ी। अज्ञात भय की चिंगारियां क्षण मात्र में मेरे रोम रोम को छू गए। स्नेह का आश्वासन पलक मारते ही किसी मिट्टी के खोखले खिलौने की तरह टूटा और उसके अंदर एक घिनौना कीड़ा बाहर आ गया। कमरे में की हवा में जैसे ज्वालामुखी के विस्फोट के बाद की तपन और दुर्गंध भर गए। वह घिनौना कीड़ा किसी दुर्दांत पशु की तरह ही आतंकित हुआ करता मुझे निगलने की कोशिश करने लगा।
आतंक से भरकर मैं तिलमिलाहट हुई और उसे छूटने की कोशिश में छपटपाने लगी। पशु उन्मुख हो चुका था, उसके पंजे सहसा घिनौने और कठोर हो आए थे। मुझे लगा जैसे उन पंजों के नाखून मेरी गर्दन और छातियों के पास धंस जाएंगे। मेरी सांस घूट रही थी। उसका पशुबल जाग उठा था और उसने मुझे पास कुर्सी की ओर खींच लिया था। मेरे छटपटाते हुए हाथ पैर बचाता हुआ वह मुझे सोफे की तरफ खींचने लगा। विवश और आतंकित कण से चीख के बजाय एक कराह भर निकल पाई। उस कमरे में चारों ओर जुगुप्सा और घिनौनेपन जोर जोर से नाचने लगा था। कातर और असहाय होकर मैंने चारों तरफ देखा और इसी बीच उसकी ओठ फिर मेरी ओर झुके। अपनी बांह छुड़ाकर मैंने उसके चेहरे को पीछे ढकेलना चाहा, लेकिन पशु ने अपने कठोर पंजों से मेरा हाथ पकड़ रखा था। असहायता की चरम सीमा पर पहुंचकर किसी डरी हुई गाय की तरह मैंने उसके पंजों को दांतों से काटा, पीड़ा से कराह कर और चौंक गया और बंधन कुछ ढीले हुए। इसी एक क्षण का लाभ उठाकर मैंने झटके से अपने आप को मुक्त किया, जैसे किसी मछुए की अंगुलियां ढूली हुई हो और मछली तड़प कर बाहर आ गई हो। इस तरह मैं उसके बंधन से छूट गई। किसी तरह झपटकर मैं दरवाजे तक आई। पशु ने दोबारा आक्रमण करना चाहा, लेकिन अब मुझ में प्रतिशोध उभर आया था। मैंने उसे झटका और फिर बिना किसी ओर देखे झपकती हुई मकान से बाहर आ गई। आवेश से मेरा रक्त खौल रहा था। मुझे सामने कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। मैं एक क्षण के लिए भी ठहरना नहीं चाहती थी। तभी उधर से एक खाली रिक्शा गुजरा। मैंने कैसे उसे रोका और कैसे उस पर बैठकर घर तक आई यह मैं नहीं जानती। जैसे सैकड़ों आंधियां मुझे झकेलती हुई गुजर रही थी और मेरे अंग अंग पर जहरीले सांप चिपट हुए थे। एकांत पाकर भी मन शांत नहीं हुआ। ऐसा अनुभव हुआ जैसे चारों ओर डरावना जंगल और अंधेरा छा गया हो। जंगल और अंधेरा दोनों ही अछोर थे और ऐसा लगता था जैसे उस अछोर जंगल और अंधेरे से डरावने पशु मेरी ओर घूर रहे हों। वह नींद थी या मूर्छा मैं नहीं कह सकती। जो कुछ घटा था वह डरावने स्वप्न की तरह चारों ओर नाच रहा था। कभी कभी ऐसा होता है कि सचमुच दुर्घटना की बजाय दुर्घटना का भय अधिक कष्ट कर देता है। मेरी स्थिति कुछ ऐसी ही थी। किसी ने मेरे कुंवारेपन को फांसी देनी चाहिए थी। यह संयोग ही था कि अंतिम क्षण में मैं बच गई थी, किंतु वह बचना अधिक झिझोड़ने वाला था। शोभन से अंतिम संपर्क करने का दिन निकट आ रहा था। सोच नहीं पा रही थी कैसे इस सत्य को भी समर्पण कर सकूंगी। क्या सब कुछ उनसे छिपा कर रखना होगा या क्या यह सब छुपाया जा सकेगा? ज्वालामुखी की तरह क्या यह सब फूट नहीं पड़ेगा? मूर्छा में मानस पटल पर चित्र उभरने लगे। दीदी की शादी के बाद मुरझा गई बंदर वाली बदली जा रही थी। घर की चहल पहल दोबारा गर्म हो चुकी थी। पिछले कमरे में लड़कियों का गीत गूंज रहा था। चंदन दे ओले ओले क्यों खड़ी न बीटी, चंदन की आड़ में नहीं बल्कि आशंकाओं के जंगल में खोई खड़ी है दुल्हन। मेहंदी लगी हुई है, हथेलियों में जलन पैदा हो जाती है। लड़कियों का शोर उभरता है, लो बारात आ गई, दुल्हा देखो दुल्हा देखो। चंदन की आड़ में खड़ी दुल्हन को धकेलते हुए लड़कियां बारजे तक ले जाती हैं। ले देख कुंतल, कितने बड़े बड़े लोग तेरी बारात में आए हैं। दुल्हा कितना अच्छा लग रहा है। दुल्हा कहाँ है? दुल्हन की आंखों के सामने जंगल का अछोर अंधकार उभर आता है। जंगल का वह डरावना भय एक क्षण में बदलता है और आकाश तक उठते हुए संगीत का रूप ले लेता है। संगीत में उत्साह भी है और उन्माद भी। बाजे बाजे रोशनी और कोलाहल के बीच सुनहले आभूषणों से सजी एक घोड़ी धीरे धीरे द्वार की ओर बढ़ती है। कोलाहल में मंगल मंत्रों का एक स्वर भी मिल जाता है। बारजी से चावल और फूल की पत्तियां बरसती हैं और द्वार पर कलश के माथे पर रखा दियरा कांपता है, लजाता है। मेहंदी रचित 2 हाथों से लटका हुआ एक रूपहला हार चमक रहा है। शोभन की भावुकील आंखें उठती हैं और सिर धीरे से झुक जाता है हार का स्वागत करने के लिए। दूल्हा जीम रहा है। शहनाई की धुन वातावरण को गुजार रही है और लड़कियां गीत गा रही हैं। दृश्यांतर होता है। अगरू, चंदन, कपूर और हवन सामग्री के सुगंध से भरा नीला धुआं हवन की सुनहली लपटों के ऊपर बल खा रहा है। वेद मंत्र गूंज रहे हैं और लाल कपड़ों में सजी हुई आशा अपने प्रिय के साथ बंधी हुई 7 फेरे पूरे कर रही है। रीतियां निभाई जा रही हैं और बाहर शहनाई का स्वर ऊंचा हो गया है। फिर एक दृश्यांतर। पास पड़ोस के मकानों के बारजों पर लोग जुट आए हैं। एक हृदय विरादक रुदन शहनाई और स्वरों से लिपट रहा है। आंसुओं में पिताजी की कठोर कटुता घुल गई है। शोभन की आंखें भी भीग आई हैं। विदाई के लिए कार तक पहुंचते पहुंचते ऐसा लगता है जैसे करुणा का सागर अपने बांध तोड़ देगा। एक दृश्यांतक और नीले कमरे की सजी हुई खिड़कियों पर नीले पर्दे खींचे हुए हैं। बारजे से छनकराई हवा में रात रानी की गंध घुली हुई है। पलंग पर जहां जहां कुछ फूल बिखरे हैं। सलज समटी हुई कुंतल के माथे पर शोभन के ओठ झुकते हैं। संकोच की हिरड़ी चौक उठती है, किंतु उसी एकांत नीले कमरे में आशंका का एक प्राणी आसपास मंडराता है। भयभीत कुंतल सहसा फूट कर रो पड़ती है।
शोभन चिंतित हो उठते हैं और यह सोच नहीं पाते कि कैसे आश्वासन दे। संभव है उन्होंने कुछ सोचा हो कि यह यातना भरे दिनों का उपसंहार है। वे स्नेह शक्ति बाहों में कुंतल को समेटते हैं। घर की याद आ रही है कुंतल, नई जगह में जी घबरा रहा है। मैं तो हूँ कुंतल, याद करो कितने संकटों के बाद यह घड़ी आई है। उनके शब्द ठंडे कोमल फूलों की तरह मेरे मन को सहला रहे हैं, लेकिन वह कोमल शीतल स्पर्श मेरे अंतः के ज्वालामुखी को दबा नहीं पा रहा था। अंतस का ज्वालामुखी उबल रहा था, घूट रहा था। सहा नहीं जा सकेगा यह विस्फोट। अंतः उस विस्फोट को संधि मिल गई। आंसुओं की राह ही फूटकर बने पशु की कथा बाहर आ गई। जो कुछ भी उस दिन आनंद साहब के उस कमरे में आनंद साहब के बने पशु द्वारा हुआ था, वह सब एक एक कर मैंने शोभन को बताया। गांठ पर गांठ खुलती जाती और आंसुओं की जगह खौलता हुआ अपमान बाहर आ जाता है। उस यातना कथा के समाप्त होते हुए आंसू फिर उमड़ आते हैं, जैसे दर्द के ज्वालामुखी पर मेह बरसकर धीरे धीरे समाप्त हो जाते हैं। और सिहर कर मैं देखती हूँ शोभन वहां नहीं है। मैं अस्फुट स्वर में उन्हें पुकारती हूँ, शोभन। ओस के नन्हे नन्हे मोती घास पर गुथे हुए हैं, जैसे रजत चूर्ण बिखेर दिया गया हो। कितना अच्छा लगता है नंगे पांव इन मोतियों पर चलना, लेकिन शीतल मोतियों पर पांव पड़ते हैं और फिर सहसा ऐसा लगता है जैसे वह नन्ही नन्ही घास एक अछोर जंगल में बदल गई हो और मैं उसमें खो गई हूँ। एकाकीपन के भय से मैं कांपी जाती हूँ और ऐसा लगता है जैसे वह वन्य पशु मेरे पीछे आ रहा है। शोभन, मैं आतंकित होकर इन्हें आवाज देती हूँ। क्या बात है कुंतल? शोभन ने आतुर होकर पूछा। मेरी चेतना सहसा लौट आई थी। एक क्षण की उस मूर्छा के कारण ठंडा पसीना चेहरे पर उभर आया था। शोभन ने बहुत प्यार से पसीना पोंछा और कहा, पगली, आतंक से तो लड़ा जाता है, न कि उसे बसाया रहा जाता है। आवा उठो, देखो धूप निकल आई है। कल जो पौधे तुमने फूल बगिया में लगाए थे वे रात भर की ओस से हरे हो आए हैं। स्नेह स्पर्श ने आतंक के बादल काट दिए। न जाने कितनी तरह के पौधे शोभन ने सहेज रखे थे। वह नन्ही सी फूल बगिया रंगों का एक उपवन थी। बेला, चमेली, सोनजूही, पंसुतिया और न जाने कितने पौधे। सहसा शोभन चौके और संकुचित हो उठे। धीरे से बोले, अरे बहुत गड़बड़ हो गया, कोई आ न जाए, मुझे तो ध्यान ही न रहा। एक क्षण के लिए मैं समझ नहीं पाई कि बात क्या है, और फिर जैसे ही बात समझ में आई एक लज्जा भरी पुलक मेरे रोम रोम में दौड़ गई। शोभन की सफेद कमीज पर बाईं ओर सीने पर सिंदूर का एक दाग लगा था। रक्ताभ होकर शोभन मुस्कुराए और बोले, रहने भी दो, मैं नहीं बदलता कमीज, कोई देख भी लेगा तो क्या होगा। मेरे रोम रोम में पुलक भर गई थी और चेहरे पर जैसे गुलाल पुत गया था। एक नन्ही गौरैया चमेली की लतर से एक पतली शाखा को तोड़ने का प्रयत्न कर रही थी। शोभन ने चाहा कि उसे उड़ा दे, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया। उसे ले जाने दो शोभन, वह भी तो अपना नन्हा सा घर बनाएंगी। छोटे से औजार से शोभन फुलबगिया के पौधों की मिट्टी नरम करने में लगे। मैं गुलदस्ते के लिए कुछ फूल और टहनियां चुन लेना चाहती थी, तभी मेरी उंगली में कुछ चुभ गया। सुगंधित फूलों के बीच वहां एक गंदी झाड़ी सी उगाई थी। उस झाड़ी में फूलों की बजाय कांटे ज्यादा थे। शोभन, तुमने लगाया है ना यह पौधे? कितने जोर से कांटे चुभ गए इसके, देखो आकर इधर। मैंने उन्हें पुकारा। वे उत्सुक होकर उधर आया और उस झाड़ी को देखकर बोले, नहीं, ये तो अपने आप उगाई है, तो इसे उखाड़ फेंको शोभन। देखो इसका कांटा कितनी जोर से मेरी उंगलियों में चुभ गया है। शोभन ने मेरी उंगली अपनी उंगलियों में ले ली। उंगली के सिरे पर रक्त की हल्की सी बूंद चमक रही थी। शोभन ने उंगली को चूम लिया। इस जंगली लतर को उखाड़ फेंक दो शोभन, उसने उगते ही हाथ बांध कर रख दिया था। शोभन ने मिट्टी नरम करने वाला औजार उस जंगली पौधे की ओर बढ़ाया, फिर सहसा रुक गए। मैंने पूछा, क्यों? तुम क्यों रुक गए शोभन? कुछ नहीं कुंतल, यह पौधा अवांछित तो है, पर मैं सोचता हूँ। क्या सोचते हो शोभन? पहले इसे उखाड़ दो। शोभन ने उस पौधों को निर्ममता से उखाड़ कर दूर फेंक दिया। मैंने उन्हें टोक कर पूछा, तुम उसे उखाड़ने में संकोच क्यों कर रहे थे? बात यह है कुंतल, एक क्षण के लिए मैंने सोचा वह भी प्रकृति की एक देन है। घर के अंदर अपरिचित गौरैया आ बैठती है तो हम उसे मार तो नहीं देते ना। मानविक तर्क से मैं निरुत्तर हो गए, किंतु भावनाएं कह रही थी कि यह सब कुछ अप्रिय था। बल्कि मुझे लग रहा था कि उस जंगली पौधे का वहां उगना और उसके कांटे चुभ जाना एक मनहूस घटना थी। शोभन ने कई लतरे बारजे से डोरी लटका कर बांध दी। लतरे उन डोरियों के सहारे बारजे तक चढ़ जाएंगी और उनके लाल सफेद फूल नीले कमरे में झांक झांक कर सुगंध की मुट्ठियां बांध बांध कर फेंकेंगे। पूरे 2 घंटे उस फुलगिया में बीते। पौधों के पीले पत्ते साफ करके मिट्टी मुलायम की गई और हम दोनों ने मिलकर पौधे को सींचा। शोभन को अब तैयार होना था विश्वविद्यालय जाने के लिए। उत्साह के साथ चुनकर उनके कपड़े निकाले, सावधानी से उनके बटन वगैरह देखे और उनके नहाने का गर्म पानी रख दिया। मेरे हाथ से तौलिया लेकर वो बाथरूम की ओर मुड़े, फिर रुक गए।
शरारत भरे स्वर में बोले, कुंतल जरा इधर आना। जैसे ही मैं उनके निकट गए, उन्होंने तौलियों का फंदा मेरे ऊपर डालकर अपनी ओर खींच लिया। मैं सहम को कहा, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। सहसा द्वार पर आवाज आई, शोभनदा शोभनदा। शोभन ने चौंक कर तौलिया अलग कर लिया और 2 कदम पीछे हट गए। वह मीनल थी। अंदर आते आते सहसा लजाकर बाहर चली गई। शोभन ने अचकाकर उससे पुकारा। मीनल अंदर आई। उसके हाथ में कुछ किताबें थी। उसने हिचकते हुए कहा, नहीं भैया, मैं यूं ही आ गई, कोई काम नहीं था। वाह, यह भी कोई बात होती है। तुम अपनी भाभी से बात करो, मैं नहा ले लेता हूँ। लेकिन मैंने सोचा आप चले न गए हो, अभी से कैसे चला जाता। आज तो क्लास देर से होती है। खैर तू बैठ, फिर साथ चलेंगे। शोभन बाथरूम गए ही थे कि माँ जी आ गई। मैंने लजाकर आंचल सिर पर रख लिया। माँ ने ध्यान से मेरे माथे की ओर देखा और मुस्कुराई। उनकी आंखों में स्नेह का सागर उभर आया। वे बोली, बहू तू कपड़ा तो बदल ले। मीनल भी क्या सोचेगी कि माँ अपनी बहू का ध्यान नहीं रखती। मैं कपड़े बदलने ऊपर चली आई। तन मन में मान भरा हुआ था। पशु का आतंक धुल चुका था और सुख संतोष का सरोवर भर गया था। कामनी के फूलों की सुगंध नीले कमरे में अभी भरी हुई थी। पलंग के पास की नन्ही मेज पर मखमली जिल्द वाली किताब आधी खुली उल्टी रखी थी। पलंग के पास आई तो एक क्षण के लिए कामनी की गंध में खो गई। पलंग पर बिछी हुई आसमानी चादर मन के अलोड़न की तरह लहरों से भरी हुई थी। सहज प्रक्रिया बस आगे हाथ बढ़े कि उन लहरों को समतल कर दिया जाए, पर रुक गए। चादर पर कामनी के फूल जहां तहां बिखरे थे। उनकी उज्ज्वलता धुंधली पड़ गई थी और पंखुड़ियों की कोड़ों पर पीला कत्थई रंग चढ़ गया था। फूल बटोरकर अंजलि से भर लिए। अंतस में रेशमी गुदगुदी से भर गई। फूल एक लघु कथा के ऐसे अक्षर थे जिनका उपयोग हो चुका था। उन्हें कामनाओं के जिस आवेग से मसला था, उसकी कथा उन फूलों में